महाराष्ट्र के बारे में कुछ जोड़ना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति अगर आप देखें तो वहां पे आइडियोलॉजिकल वोट सबसे ज्यादा पड़ते थे। अब शिवसेना जब बाला साहेब ठाकरे थे तो उनकी पार्टी को जो वोट मिलते थे वो आइडियोलॉजी के बेसिस पे ही मिलते थे। ऐसा नहीं था कि बाला साहेब ठाकरे कभी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हो, कोई बहुत डेवलपमेंट किया हो वहां का, तो ये आइडियोलॉजी की बात थी। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी ये आंकड़े थोड़े से और बदलेंगे। हाँ, बीड़ में तो पहले से मुझे आशंका थी कि वहां पे मुकाबला आइडियोलॉजी के साथ साथ मराठा आरक्षण और ये कंफ्यूजन की कौन सी एनसीपी, ये वाली एनसीपी या वो वाली एनसीपी, और कौन सी शिवसेना, ये वाली शिवसेना या वो वाली शिवसेना। मैं कुछ शाहनवाज साहब की भी टिप्पणी लेना चाहता हूं। शाहनवाज सर, ये जो दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र वाला सिनेरियो, आपकी निगाह क्या पड़ती है इसमें? नहीं, महाराष्ट्र में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आ रहे हैं और थोड़ा सा वहाँ जो हमें उम्मीद थी उस हिसाब से नतीजे नहीं हैं। लेकिन ओवरऑल देखेंगे अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह का माहौल है। कई राज्य में तो एकदम हम सर, आपके राज्य से एक इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग आ रही है, बता देता हूँ, आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होगा। बिहार की कई सीटों पर कांटे की टक्कर चल रही है सर। बिहार की कई सीटें, उनमें औरंगाबाद भी शामिल है, उसमें बक्सर भी शामिल है, उसमें सारण भी शामिल है। जरा दिखाता हूं मैं आपको ये सीटें, कौन कौन सी सीटें हैं। बिहार की कई सीटें, औरंगाबाद सीट पर आरजेडी 36 वोट से, केवल 36 वोट से आगे चल रही है। बक्सर से भारतीय जनता पार्टी केवल 2487 वोटों से आगे चल रही है। बेगूसराय में भारतीय जनता पार्टी 2166 वोट से आगे चल रही है और सारण में बीजेपी 3908 वोट से आगे चल रही है। मैं अमित के पास जाना चाहूंगा ये बात लेकर। अमित, अगर ये कंसिडर किया जाए कि कहीं पर कोई उदासीनता हुई है तो क्या ये माना जाए कि ये जो ट्रेंड्स हैं अभी, जब नतीजों में बदलेंगे तो कई जगह पर बहुत चौंकाने वाली स्थिति बनेगी और हो सकता है नतीजों के हिसाब से टैली बहुत बदले क्योंकि मार्जिन बहुत कम होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए जो कई ऐसी सीटें, चाहे उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, करीब 10 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर 2000-3000 की मार्जिन है। उसी तरह से बिहार की कुछ सीटें हैं, तो इसलिए अभी बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। निश्चित तौर पर देखिए, इस बार चुनाव जो है 2019 का जैसा चुनाव नहीं है। उस समय का पूरा माहौल दूसरा था। इस बार का जो चुनाव है इसमें निश्चित तौर पर विपक्ष की तरफ से मजबूती से चुनाव भी लड़ा गया है। और अगर आप देखिए तो सरकार नरेंद्र मोदी को लेकर कोई नाराजगी ऐसी नहीं थी, लेकिन लोकल एमपीज को, जैसा कि पहले अवधेश जी ने भी कहा था, उस तरह से थी नाराजगी। लेकिन अब ये कल्टीवेट कितना कर पाते हैं, चुनाव का जिस तरह से अभी ट्रेंड दिख रहा है, मुझे लगता है ये बहुत क्लोज फाइट है। करीब 4 से 5 या 6 राउंड के बाद मुझे लगता है थोड़ी स्थिति साफ होगी अगले 1 से 1.5 घंटे में, खास करके बिहार में। राजस्थान के बारे में सबको पता था और शायद यही अवनीजेश जी की बात जो है उसमें यही बात छिपी हुई थी अवनीजेश जी, कि आखिर के राउंड्स तक क्योंकि मार्जिन कम है, चीजें स्पष्ट होने में टाइम लगेगा। क्योंकि जब आप एक निर्णायक बढ़त बना लेते हैं पहले ही राउंड्स में तो बाद के राउंड्स उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते। लेकिन जब ये मार्जिन 36 वोट 2000 वोट इस तरह का चल रहा हो तो आखिर के राउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं इसीलिए दिनेश आपसे पूछा था कि कितने राउंड की हो चुकी है। एक बात, मार्जिन क्या है अभी, दूसरी बात, और तीसरी बात 235-40 के आसपास बीजेपी पहुंच चुकी है। तो इसलिए अभी ये कहना कि कोई दूसरा देश का नेतृत्व करेगा, दूसरी पार्टी नेतृत्व करेगा, ये बिल्कुल बिल्कुल हवा हवाई की बात है। सबसे ज़्यादा करीब है, बहुमत के करीब बीजेपी। और मैं अभी भी फिर कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के जो परिणाम हैं उनमें उसको सोचना, उसका एनालिसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बीएसपी, जैसा कि तहसीन कह रहा था कि बीएसपी जो साफ हुई है वो वोट अगर एसपी और कांग्रेस की तरफ गया है तो वो एक कारण है। क्या पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है दूसरी तरफ, वैसे भी होता था लेकिन वो वोटों में कन्वर्ट हुआ, ये इम्पॉर्टेंट बात है। और काउंटर पोलराइजेशन जो होना चाहिए, जो हो सकता था या आमतौर पे हो जाता है, वो काउंटर पोलराइजेशन नहीं हुआ। ये जो सीटें जहां पर मार्जिन 5000 से कम है वो भी जरा देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर मार्जिन 5000 से कम है। जाहिर है जो मैंने इसके पहले आपको बताई, उसमें बक्सर भी है, उसमें सारण भी है, उसमें औरंगाबाद भी है। लेकिन और कौन सी सीटें हैं जिन पर ये मार्जिन जो है वो बहुत कम है, ये मैं आपको दिखाता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह जहां अयोध्या से पीछे चल रहे हैं, वहां पर भी मार्जिन जो है वो 4446 वोट का ही है। तो यहां पर भी आखिरी राउंड तक नेक टू नेक चीजें चलती रहेंगी और आखिर के राउंड्स में चीजें ये क्लियर होंगी कि मामला जा किधर रहा है। इसके अलावा वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर ये मार्जिन कम है, वो भी बहुत जल्दी आपके स्क्रीन पर फ्लैश करूंगा। लेकिन शाहनवाज जी से यहां पर एक टिप्पणी जरूर ले लेता हूं। शाहनवाज साहब, लेकिन ऐसी कितनी सीटें आप मानकर चलेंगे? ये लीजिए, जयराम रमेश का एक स्टेटमेंट आ गया है
कि एग्जिट पोल के आंकड़े बनावटी थे और ये मोदी की नैतिक हार है। नैतिक हार की बात यहां पर होने लगी। ये क्या कहा है जयराम रमेश ने, सुनिए जरा। ये मैं आई हूँ यहाँ एग्जिट पोल के हिसाब से भाजपा एक बार सरकार बनाने जा रहे हैं, इसका भगवान से प्रार्थना करेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी आए, मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बने और देश का जो उन्नति हो रही है, विकास हो रही है, वो आगे और बढ़े। सोनिया गांधी ने कहा है कि जो एग्जिट पोल आए होंगे विपरीत नतीजे देखने को मिलेंगे। अभी देखेंगे ना हम लोग, अभी वेट करेंगे, अभी थोड़ी रिजल्ट आ गया, तो स्टिल टाइम इज देयर, सो एवरीथिंग विल बी फाइन। द राधा रमन जी विल टेक केयर। तो ये आपने सुना, मथुरा से हेमा मालिनी जो हैं वो एक बार फिर से जीत की तरफ जा रही हैं। अभी से कुछ देर पहले मैंने आपको 80 की 80 सीटों का जो हिसाब किताब बताया था वो मैंने आपको अभी बताया, और एक बार फिर से देख लीजिए 5000 से कम मार्जिन की जो मैंने सीटें जिनका जिक्र कर रहा था वो कौन कौन सी हैं। उत्तर प्रदेश में मिसरीख जहां 2777 से संगीता राजवंशी समाजवादी पार्टी के आगे चल रही है। फूलपुर से 1875 से अमरनाथ सिंह समाजवादी पार्टी के आगे चल रहे हैं। फैजाबाद से 3964 से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के आगे चल रहे हैं। घोसी से 2103 वोट से राजीव राय समाजवादी पार्टी के आगे चल रहे हैं। चंदौली से 436 वोट से वीरेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के आगे चल रहे हैं और मिर्जापुर से 3741 वोट से रमेश बिंद समाजवादी पार्टी के आगे हैं। अब अगर आप इसको देखें तो ये कितनी 1 2 3 4 5 6 7 सीटें तो अभी यहां पर ऐसी हैं जो 5000 से कम मार्जिन वाली हैं, जहां समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो ये चीजें किस तरफ बदलेंगी आखिर के राउंड्स तक, ये भी देखना होगा। इसलिए क्या बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो प्रीमेच्योर माने जाएंगे, ये भी जरा मैं समझता हूं। और एक बार फिर से चलता हूं इसका जवाब लेने के लिए दीपक रंजन साहब के पास। दीपक रंजन साहब, अभी इंतजार कीजिए। जी, तो मैंने दिनेश भाई, मैंने पहले ही कहा कि अभी ये प्रारंभिक रुझान है, अभी इसके परिणाम हम इसको परिणाम में नहीं और देख रहे हैं आप 2000 3000 500 से भी कम ये अंतर है। अब देखिए दिनेश भाई, वो तो हो सकता है कि हमारे वोट बढ़ जाए या इंडिया गठबंधन के वोट बढ़ जाए। वो तो मैंने कहा ना कि अभी जो परिणाम आएगा उस पर फिर हम लोग बैठ लेंगे। अभी आदरणीय सुजाता जी ने एक हीरो और किसी विलन की बात की। ये सही है कि 10 साल तक आदरणीय एक व्यक्ति को, देश के प्रधानमंत्री जी को, देश की जनता जो है वो हीरो मान रही थी, लेकिन जब वो वोट डालने गई तो उसको लगा कि अरे सबसे बड़ा विलन तो यही निकला। ये सस्पेंस जब इनका खुल गया ना, तो आज की तारीख में जनता इन्हीं को विलन मान रही है, क्योंकि जो आज की तारीख में वोट डाला लोगों ने वो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई के नाम पे वोट डाला है। तो इसलिए तो आप कह रहे हैं कौन कि हीरो है कौन हीरोइन नहीं है। ठीक है सर, ये कुछ और 5000 से कम वाली सीटें वो भी आपको बता दूं। राजस्थान से झुंझुनू जो है 1019 वोट से सुबा करण चौधरी भाजपा के आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 65,000 वोट से आगे चल रहे हैं और संजीव बालियान पीछे चल रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। ये इस वक्त की अहम खबर, ये ट्रेंड जरूर देख लीजिए। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल भी पीछे चल रही है, हालांकि मार्जिन जो है वो 2000 के आसपास का है। बलिया से भारतीय जनता पार्टी के नीरज शेखर पीछे चल रहे हैं। जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी के कृपाशंकर सिंह भी पीछे चल रहे हैं। लेकिन यहां पर मार्जिन क्या है ये भी देखना बाकी है और राउंड्स कितने बचे हुए हैं ये भी देखना इंटरेस्टिंग है। बहरहाल मैं आपको 5000 से कम वाली सीटों की तरफ एक बार फिर ले चलूं। बंगाल में ऐसी कितनी सीटें हैं? रायगंज कल्याणी कृष्णा टीएमसी की 960 वोट से आगे चल रही हैं। गोरखपुर से पार्था भौमिक टीएमसी 2124 वोट से आगे। दमदम से 2076 वोट से सौगत राय आगे। घाटल से दीपक अधिकार टीएमसी के 1000 वोट से आगे और पुरलिया शांतिराम महतो टीएमसी 2829। लालू की बेटी के संदर्भ में एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी जरा मैं आपको बता दूं। काउंटिंग को लेकर बिहार से बड़ी खबर। सारण से रोहिणी आचार्य पीछे चल रही हैं और रोहिणी अगर पीछे चल रही तो मीसा भारती पाटलिपुत्र वो भी दोनों ही अपनी अपनी सीटों से पीछे चल रही हैं। मीसा भारती भी पीछे चल रही हैं और रोहिणी आचार्य भी पीछे चल रही हैं। बिहार से वो खबर। इस बीच में आपको बता दूं, घाटल एक बार फिर से वेस्ट बंगाल, पुरलिया शांतिराम महतो टीएमसी 2829। तो ये टीएमसी के हिसाब से अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 सीटें ऐसी यहां पर भी दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बढ़त ये 5000 से कम की है और यहां पर 7 सीटें दिखाई दे रही हैं टीएमसी की, जहां पर वोट जो मार्जिन हो बहुत ज्यादा आगे नहीं। और यहां पाटलिपुत्र से मीसा भारती के अब आगे निकलने की खबर है। तो देखिए राउंड दर राउंड चीजें कैसे बदल रही हैं और इसका इशारा सीधा ये है कि मार्जिन कम है। इसलिए एक राउंड में जो आपको बढ़ा हुआ दिखाई देता है वो अगले कुछ राउंड में या तो घट जाता है या थोड़ा सा आगे बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि राउंड दर राउंड ये इसलिए बदल रहा है क्योंकि मार्जिन कम है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि ये चीजें जो अमूमन 11:30-12 बजे तक
दूसरे चुनावों में चीजें यहां से कंसोलिडेट होने की तरफ बढ़ जाती थी, नतीजों की तरफ बढ़ जाती थी। यहां हर राउंड के साथ कई जगहों पर चीजें आपको बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये लेकिन बदलती हुई चीजें किसके पक्ष में जाकर आखिरकार बैठेंगी, ये कोई नहीं जानता है। महाराष्ट्र में अकोला एक ऐसी सीट है, अभय काशीनाथ पाटिल कांग्रेस के यहां से आगे चल रहे हैं, लेकिन कितने से आगे चल रहे हैं? सिर्फ 336 वोटों से। तो ये वो तमाम सीटें हैं जिनमें हमने आपको बताया, महाराष्ट्र की सीट भी बताई, उत्तर प्रदेश की भी बताई, वेस्ट बंगाल की भी बताई, जहां पर जो मार्जिन है, राजस्थान की भी बताई, झुंझुनू, जहां मार्जिन 2000 5000 से नीचे है। ये और कई जगहों पर तो ये सैकड़े से भी कम का है, 36 वोट का भी यहां पर मार्जिन हम देख रहे हैं। तो यहां पर चीजें किस तरफ जाएंगी, कितना बदलेंगी, ये एक महत्वपूर्ण बात। एक बार फिर से चलता हूं शाहनवाज साहब के पास। शाहनवाज साहब, ये फंसी हुई सीटें, ये कम मार्जिन, ये एक अभी बड़ा ये ऑप्टिमिज्म है एनडीए के खेमे के लिए? नहीं, बहुत सी सीटें हैं जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट को जब बीच में आप बातचीत नहीं करते हैं तो मैं वो देखने लगता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि बहुत सी सीटें जो है वो कम मार्जिन से आगे पीछे हैं। और जब पूरा रिजल्ट आता है, कई जगह गिनती, अगर आप हिमाचल देखेंगे तो बहुत सारी वहाँ गिनती हो गई है 10 लाख वोट की, और कई जगह गिनती कम हुई है, तो स्लो चल रहा है। तो जहाँ 2400 500 से सीटें आगे पीछे हैं, उस सीटों का पूरा रूप बदल सकता है। इसलिए हम लोगों को, मुझे तो पूरी उम्मीद है, ऐसे भी आप 296 देकर हमारी सरकार आंकड़ों से तो बनी रही है, लेकिन ये आंकड़ा और आगे बढ़ेगा अगर कांग्रेस के लोग। और सर, तमिलनाडु से खुशखबरी है आपके लिए, यहाँ बीजेपी अलायंस के सामने 2 लिखा हुआ है जहां पहले 0 लिखा हुआ था। तो ये बात जो कही जा रही थी कि दक्षिण में, तमिलनाडु में भी फुटप्रिंट मजबूती के साथ दिखाई देंगे, वो कम से कम यहाँ रुझानों की टैली में तो दिखाई दे रहा है। और ये, इस पर भी मैं आपका जवाब दूंगा, लेकिन यहाँ फिर से एक लंबी सांस लीजिए, क्योंकि अभी सांस बहुतों की अटकने वाली भी है, कईयों की धड़कनें और तेज भी होने वाली हैं। सिर्फ एक लंबी सांस लीजिए, मैं फौरन हाजिर हो रहा हूं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो की टैली। ये देखिए, डीएमके प्लस 36, बीजेपी प्लस 2, एआईएडीएमके 1। हरियाणा से ये खबर आ रही है, कुमारी शैलजा 1 लाख वोट से। अब देखिए, इस तरीके का जब मार्जिन होता है तब आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले राउंड्स में भी इसको जल्दी से पाटना, इस अंतर को आसान नहीं होता। दीपेंद्र हुड्डा भी 1 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम से राज बब्बर 24,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये हरियाणा के अपडेट्स में इस वक्त आपको बता रहा हूं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए जानना। हरियाणा में कांग्रेस 6 सीटों पर लीड कर रही है। कुमारी शैलजा का वोट का जो अंतर है, अभी जो मार्जिन है वो 1 लाख का है। इसी तरीके से दीपेंद्र हुड्डा भी एक बड़ा अंतर बनाए हुए हैं। इधर लीजिए, इलाहाबाद से कांग्रेस के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं छठे राउंड के बाद 5000 वोट से। यहां अगर मार्जिन आप देखें तो उतना ज्यादा नहीं, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट ने बढ़त बनाई हुई है। उज्ज्वल रमण आगे चल रहे हैं। हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश का भी एक बड़ा अपडेट, यहां पर उज्ज्वल रमण छठे राउंड के बाद 5000 वोट से आगे चल रहे हैं। लेकिन मैं साउथ को लेकर जरूर चर्चा करूंगा। ये बात हो रही थी कई जगहों पर शाहनवाज साहब की, इधर जो हिंदी पट्टी में कई जगहों पर जहां सैचुरेशन तक मामला ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, वहां पर कैसे, क्या एंटी इनकम्बेंसी होगी, नहीं होगी, क्या सैचुरेशन, क्या एक बार फिर से पूरे में से पूरे आएंगी, नहीं आएंगी, तो कहां से कॉम्पनसेशन होगा। और उसमें जहां पर रिलाय किया जा रहा था, बैंक किया जा रहा था, उसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो थे ही, वेस्ट बंगाल था, ओडिशा, और इधर सदर्न स्टेट्स, खासतौर से तमिलनाडु में क्या होता है, केरला में क्या होता है, इसको लेकर आप क्या देख रहे हैं? नहीं, ये और सही है, राजकुमार भाटी भी हमारे साथ आ गए हैं। कुछ नए स्टेट हैं, खासकर साउथ। सर प्लीज कंटिन्यू। जी, जो साउथ के स्टेट हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ईस्टर्न इंडिया में, खासकर उड़ीसा में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जो हिंदी पट्टी है उसमें भी मध्य प्रदेश में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। गुजरात से आप आएंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है।
उत्तर प्रदेश में ज़रूर और महाराष्ट्र में लड़ाई हुई है। और मुझे लग रहा है कि जब फाइनल टैली आएगी तो ये आंकड़ा जितना पिछली बार थे, क्योंकि सवाल ये है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो आंकड़ा जो हम उम्मीद करते थे, जो जनता से नारा आता था, उतना आंकड़ा नहीं है। क्योंकि कई राज्य में जो हम उम्मीद कर रहे थे साउथ में और ईस्ट में, वहां तो हमें फायदा सही हुआ है। ठीक है, लेकिन जो हम अंदाज सुप्रिया लगा सुले रहे सर थे 25,000 वोट से आगे चल रही हैं। यहाँ पर आप लगातार देखते रहिए स्क्रीन में, बीचों बीच अमरावती सीट से शरदपुर की प्रत्याशी सुप्रिया सुले 25,000 वोट से आगे चल रही हैं। और शाहनवाज हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि जो रिवर्बरेट कर रहा था ग्राउंड से, अभी तक कम से कम उनको टैली के हिसाब से वो दिखाई नहीं दे रहा है और चीजें अभी बहुत बदलेंगी। यहाँ अमित शाह 5.5 लाख वोट से आगे हैं गांधीनगर से। अपडेट भी आपको दे दूं, लगातार अपडेट्स आप देख रहे हैं। हमारे साथ नए मेहमान जो जुड़ गए हैं, राजकुमार भाटी जी, उनसे परिचय करा चुका हूं। लोकेश जिंदल कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमरुज़्ज़मान साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, वो भी जुड़ गए हैं। कमरुज़्ज़मान, आपके साथ तो मैंने एक शो ही किया था जिसमें हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की थी। एक्चुअली उस समय ये लग रहा था एग्जिट पोल्स के हिसाब से कि 19 राज्यों की कम से कम 90 सीटें ऐसी हैं जहां पर फाइट बहुत टाइट है। लग रहा है कि उसका नंबर थोड़ा ज्यादा है। जी, उस दिन भी हम जब डिस्कस कर रहे थे, हमने बोला था यही 90 सीट जो वेरी लिटिल मार्जिन का सीट्स है, वो किसी भी तरफ जा सकता है। और आज देखिए रिजल्ट में वही तरफ जा रहा है वहाँ पे। अब यहाँ पे आइए, जो मेन मुद्दा का बात मैं कहना चाह रहा हूँ, 228 सीट जो इंडिया जोट अभी जीत रही है, उसमें से देखिए 2019 के मुकाबले में इसमें लगभग 100 सीट का गेन हुआ इस बार। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो इस इलेक्शन से उभर कर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने दम पे गए थे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि वोट हासिल करने के लिए, और वहां पे उनको नेगेटिव एक मैंडेट मिल रहा है। जिस नारा को हमने दिया था कि उत्तर में हाफ, दक्षिण में साफ, वही होने जा रहा है यहाँ पे। और देखिए दूसरी बात यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश का रिजल्ट तो मेरा ख्याल से ना आपने सोचा होगा ना हमने सोचा था, लेकिन जिस तरह से लोगों ने मैंडेट दिया वहां पे लगभग हाफ कमरुज़्ज़मान साहब, लेकिन आपने ये सोचा था उड़ीसा से जो सीटें दिखाई दे रही हैं वो आपने सोचा था क्या? आपने सोचा था तमिलनाडु में बीजेपी अलायंस के सामने 2 लिखा हुआ होगा? नहीं, उड़ीसा का सीट कभी भी पलट नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह से वहां पे आरएसएस ने काम किया इस बार, आरएसएस का वजह से काफी गेन हुआ भारतीय जनता पार्टी में। हमने ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन वही जगह बंगाल में देखिए आप, मेन तो मैं सबसे बड़े स्टेट की तरफ आऊंगा। 80 सीटें जहां से हैं, 80 की 80 हमारे पास आ रही हैं। दोनों ही कैंप्स की तरफ से दावा किया गया था। फिलहाल राजकुमार भाटी साहब, ट्रेंड्स में आप लोगों का दावा वो जो है वो रुझानों में भी दिखाई दे रहा है कि पहले से आप लोगों ने चीजें बहुत बेहतर की हैं। आपका इनिशियल रिमार्क चाहूंगा। नहीं, हमने जब ये एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे थे तो मैं तब भी लगातार बोल रहा था कि हमारा अपना जो एग्जिट पोल है और अपना जो अनुमान है, जो हमने सर्वे किया है, हम 50 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। तो इस पे हंसते थे सब लोग, एंकर भी हंसते थे, दूसरे प्रवक्ता भी हंसते थे, कोई इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा था। लेकिन हम ज़मीनी सच्चाई बता रहे थे और हमें अभी भी उम्मीद है हम अभी यूपी में और सीटें बढ़ेंगे। जो मेरे पास सूचना है उसमें से कम 10 सीट ऐसी हैं जो अभी बीजेपी की तरफ हैं, जो बहुत कम मार्जिन से आगे चल रही हैं। तो उनमें थोड़ा उलटफेर हो सकता है। हमें पूरा विश्वास है कि अभी आगे चल रही है और मार्जिन बहुत कम है। जी 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 जी। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो जीत है वो मुद्दों की जीत है। हमने ना कोई तिकड़म की, ना कोई फालतू की बयानबाजी की, ना विशेष इधर उधर भटके, ना हमने जाति धर्म के मुद्दे उठाए, ना लोगों को गुमराह करने के लिए फालतू की बातें की। हमने जो जेन्युइन समस्याएं थी, जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की एमएसपी, पर्चा लीक होने की समस्या, अस्पतालों की दुर्दशा, ये सारी समस्याएं, सुरक्षा का मसला, बेटियों के साथ रोजाना आए दिन उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहे हैं। सरकार घमंड में है कि हमने तो अपराध खत्म कर दिए हैं, अपराधी यूपी छोड़ के भाग गए हैं, जबकि प्रदेश की राजधानी में आईएएस की पत्नी को मर्डर हो जाता है सरेआम, मंत्री के घर में 2-2 मर्डर हो जाते हैं। राजकुमार भाटी जी, आज आप कई चीजों को साथ में लगाकर कह सकते हैं क्योंकि आपका बनता है आज कहने का, लेकिन अभी तक तो बनता है। लेकिन मैं दूसरी बात आपको बता दूं, लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अक्रॉस द स्टेट में जहां पर भी गया हूं, मैं भी ग्राउंड में गया हूं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी सरकार को लोग बहुत अच्छे नंबर से पास करते हैं जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है। और इस मामले में आप, बेशक मुझे याद है यूपी में है दम, जुर्म है कम, वो वाला नारा भी याद है, लेकिन समाजवादी पार्टी के रिजीम को लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से लोग बहुत अच्छा तो नहीं देखते। जी, मैं एक बात मैं लेकिन बता दूं, इंदौर से खबर आ रही है सर,
वो बता दूं, इंदौर में नोटा को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। और काउंटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी का एक बड़ा बयान आया है। उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर धीमी काउंटिंग चल रही है। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि काउंटिंग धीमी हो सकती है और रात में बत्ती गुल हो सकती है। काउंटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी का यह आरोप आया है कि 17 सीटों पर धीमी काउंटिंग चल रही है। समाजवादी पार्टी ने कल रात में एक और आरोप लगाया था कि कई जगहों पर उनके कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया है, लेकिन पुलिस ने इसको डिनाई किया और कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं तो केस इन पॉइंट लेकर आइए, कहां की बात आप कह रहे हैं और किसको किया गया है नजरबंद, ये बताइए, तो कार्रवाई की जाएगी। मनीष यादव हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, कहां किन किन जगहों पर काउंटिंग धीमी है और उसका वो नेचुरली वो धीमी है या जानबूझकर धीमी है, ये समाजवादी पार्टी को कैसे समझ में आ रहा है? देखिए दिनेश, आरोप लगाया गया है कि बहराइच, बदायूं, जहां से आदित्य यादव उम्मीदवार है, अखिलेश यादव के भाई हैं, अलीगढ़ गठबंधन के उम्मीदवार है, बांदा, बरेली, चंदौली, देवरिया, डुमरियागंज, एटा, जहां से राजवीर सिंह राजू के मुकाबले जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है वो लीड ले रहा है, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना है। और सबसे खास पर अयोध्या, जो एक सांकेतिक सीट है, जो राम का केंद्र है, वहां की काउंटिंग धीमी कराई जा रही है। वहां पर इलेक्शन कमीशन आंकड़े देर से अपलोड कर रहा है, ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी का है। गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, कैराना, ये लगभग 17 सीट ऐसी हैं जहां पर सपा का ये आरोप है। अखिलेश यादव लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं से फीड पर ये करके कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरोप ये राजकुमार भाटी जी से मैं जानना चाहूंगा। राजकुमार भाटी जी, ईवीएम पर आरोप लग गए, डीएम पर आरोप लग गए। ईवीएम तो आप एक चर्चा में मेरे साथ थे, आपने कहा था पुलिस रक्षा के लिए होती है, लेकिन अगर कोई पुलिस वाला गुंडागर्दी करे तो ये थोड़ी कहना चाहिए कि वो नहीं, वो पुलिस में डिपार्टमेंट में इसलिए बड़ा अच्छा है। अब यहाँ ईवीएम को लेकर और डीएम को लेकर तो कोई बात नहीं होगी। अब ये स्लो वाली जो बात कही जा रही है, इसका ठीकरा भी फोड़ा जाएगा किसी पर? सारी बातें होंगी, जहां जहां अनियमितताएं होंगी, जहां जहां दिक्कतें होंगी, वहां सवाल उठाए जाएंगे। और सवाल उठाने का अधिकार हमारा संविधान देता है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और लोकतंत्र की पहली शर्त भी है कि सवाल उठाए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है सवालों के जवाब देना, ना कि मखौल उड़ाना या अहंकार में बातें करना कि ये तो झूठे आरोप लगाते हैं। मैं दिनेश जी एक बात कहना चाह रहा था पहले, ये जो भारतीय जनता पार्टी अभी भी जो उसकी उपलब्धि है, इसमें 40% उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है, 60% इसमें मीडिया की उपलब्धि है। अगर मीडिया इस तरह एक इनके समर्थन में खड़ा ना हो तो इनकी और बुरी दुर्गति होती। अभी जैसे मैंने कानून व्यवस्था का सवाल उठाया, जवाब आपने ही दे दिया, बीजेपी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। राजकुमार सर, मैं एक बात जानता हूं कि जब आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, बड़ी तादाद में मीडिया कर्मी और देश का जनमानस भी उनके सपोर्ट में था। बाद के दिनों में जो विचलन हुआ नहीं हुआ वो बात अलग है। उस समय भी ये कह दिया गया था कि एक फ्रैंकस्टाइन मॉन्स्टर है जिसको क्रिएट किया है मीडिया ने। भारतीय जनता पार्टी, ये मीडिया तो सबसे आसानी से नोचा जाने वाला लोकतंत्र का चौथा खंभा है, आप भी जानते हैं। जब भी खिसियाहट हो इसको नोच लो। लेकिन ये आप जानते हैं कि सही मुद्दों पर सही जगह पर मीडिया हर किसी के साथ खड़ा रहता है। अभी मैं, लेकिन उधर विषयांतर हो जाएगा सर। मैं इधर एक बड़ी बात बता दूं, आपके लिए खबर अच्छी है, यूपी में इंडी गठबंधन की बढ़त बरकरार है। अगर आप एनडीए वर्सेस इंडी देखते हैं तो यूपी में 44 सीटों पर इंडी गठबंधन आगे है। उस हिसाब से अगर आप देखें, यूपी में समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर लीड लिए हुए है। उत्तर प्रदेश में एनडीए 35 सीटों पर आगे। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 35 पर एनडीए आगे, 44 पर इंडी गठबंधन आगे है, जिसमें से 36 पर तो समाजवादी पार्टी ही आगे चल रही है। अब जरा इसको लेकर चलता हूं मैं अवनीजेश जी के पास। अवनीजेश जी, बहुत सारी बातें कही सुनी गई अभी तक, एक रिमार्क मैं आपका भी ले लूं। अब क्योंकि 12:07 हो रहे हैं, चीजें थोड़ा फ्रीज होने की तरफ बढ़ना शुरू कर रही होंगी। राउंड्स के बारे में तो मेरे को नहीं मालूम है। अब आप इस टैली को देखकर 295, 223 और 18 इस समय क्या कहेंगे? अगर मैं इसको इस समय जो बढ़त दिखाई दे रही है, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, इनको मैं एग्जैक्ट रिजल्ट मान लूं कि इसमें कुछ न कम होगा न ज्यादा होगा, तो भी एनडीए की सरकार बन रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 295 में एक सेकंड कमरुद जी, एक, ठीक है ना। तो पहली बात यह कि 235-40 के आसपास अगर बीजेपी है तो सबसे बड़ी पार्टी है, जो बहुमत के सबसे ज्यादा करीब है। दूसरी बात, तीसरी बात मैं छोटी सी बात कहूंगा कि जो इन्होंने कहा, मतलब दिनेश गौतम ने अगर पत्रकार होने के नाते पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के एक चीज अनुभव की, तो उसको कहने का हक नहीं है। ये कहने का हक तो मुझे या इनको है, दिनेश गौतम को कोई हक नहीं है। ये जो वृत्ति है ना कि आपका तो नहीं हुआ ना, कोई बलात्कार पे अखिलेश यादव से पूछे तो आपका तो नहीं हुआ था ना, आप क्यों पूछ रही हैं? मतलब पत्रकार को यह कहना, पत्रकार पूछ कर सकता है, जहन में तो इनके है तानाशाही, क्यों कैसे पूछ लेगा? दिनेश जी बोलूं?